Is vertigo in itself a disorder? Is it a disease? या is it something else? Vertigo is not at all any disease. अगर हम इसी चक्कर को जो हमारे बैलेंस से रिलेटेड है उसको कैटेगराइज करना हो, जैसे आपने बोला कुछ डिजीनेस होता है, कुछ वर्टिगो होता है, इसको हम कितनी कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली इनको 3 डिविजन्स होता है. चक्कर वाला पेशेंट जो हम लोग ये बोलते हैं डिजीनेस अनस्टेडीनेस है सबको, इन लोग को एक तो साइकिक प्रॉब्लम होता है, इन लोग एक तो एंजाइटी में रहता है. ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डिजीज. द फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, इस वर्टिगो और उस वर्टिगो का कोई कनेक्शन है? थोड़ा सा कनेक्शन तो जरूर है. या वो वर्टिगो या वो स्पिनिंग जिसको हम कहते हैं, हाउ डू आई एड्रेस दैट? लड़खड़ाने को जो महसूस होता है वो हर वक्त रह सकता है, बट कॉन्टिन्यूअसली चक्कर संभव नहीं है. Correct. मेडिकल सिस्टम डज नॉट अलाउ दैट. सबसे ज्यादा सबसे कॉमन वजह जो वर्टिगो की है, स्पिनिंग की है, वो क्या है हमारी कंट्री में? एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा. द कॉमनेस्ट कॉज इज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. वाओ. One thing which God has given us, that is called nystagmus. जब बैलेंस डिसऑर्डर में एक तो प्रॉब्लम होता है तो आंख में कुछ peculiar movements होता है. Oh, can this be treated? Welcome to yet another episode of Mirchi Business Class. आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, that is something जिसके बारे में बात होती ही नहीं है. चक्कर आना, वर्टिगो, डिजीनेस, एकदम से ब्लैकआउट हो जाना, ये क्यों होता है? ये बीमारी है या कुछ और है? इसका इलाज पॉसिबल है? वेल, आज ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव समबडी हु इज़ द फादर ऑफ वर्टिगो ऑफ इंडिया, डॉक्टर अनिर्बान बिस्वास. ही इज़ अ न्यूरोओटोलॉजिस्ट. न्यूरोओटोलॉजिस्ट कौन होता है? सब कुछ जानेंगे. चक्कर क्यों आते हैं? क्या हर चक्कर एक जैसा होता है? इतने सारे सवाल हैं, बट वी हैव just the right person. Dr. Biswas, welcome to the Mirchi Studio. Thank you. आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पहले से डिस्कशंस होनी चाहिए थी, बट अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं. वन सच थिंग इज़ वर्टिगो, जिसको हम आम ज़बान में चक्कर कहते हैं. और मेरा पहला सवाल ही आपसे ये होगा कि ये चक्कर क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन वर्टिगो? You have started with the most difficult question. Vertigo is difficult to define. Right. Actually, see, the problem is vertigo is basically one type of a balance disorder. Okay. But the term is used as an umbrella term to cover a lot of other related things. Okay. Like vertigo means spinning, right? Unsteadiness, dizziness. These are the 3 basic cardinal symptoms for any disorder in the balance system. But when the person comes to you, he will say हमारा चक्कर आता है. चक्कर और वर्टिगो अलग चीज होता है. It is for the doctor to find out जे कौन तो चक्कर है, कौन तो अनस्टेडीनेस है, कौन तो डिजीनेस है, क्योंकि ये सब अलग अलग जगह से होता है, अलग अलग वजह होता है इनको. एंड यू आर सो राइट, क्योंकि जब हम चक्कर की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ चक्कर दैट वन एक्सपीरियंसेस. सपोज मैं पहाड़ के रास्ते में जा रही हूँ, आई हैव लाइट हेडेडनेस, और उसकी वजह से मे बी यू नो विद चक्कर मुझे थोड़ी सी उल्टी की फीलिंग होगी, मेरा सर घूमेगा या सर हल्का सा लगेगा. देन देयर इज अ चक्कर जहाँ पे मुझे पसीना आ सकता है, वो एक अलग चक्कर होता है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर हम इसी चक्कर को जो हमारे बैलेंस से रिलेटेड है उसको कैटेगराइज करना हो, जैसे आपने बोला कुछ डिजीनेस होता है, कुछ वर्टिगो होता है, इसको हम कितनी कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली इनको 3 डिविजन्स होता है. ठीक है. एक तो है चक्कर. चक्कर मीन्स स्पिनिंग, दैट इज डिफाइंड एज वर्टिगो. ये चीज घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा. 2 किस्म का हो सकता है, इंटरनल चक्कर एंड एक्सटर्नल चक्कर. इंटरनल चक्कर मीन्स आपको बाहर वाला चीज जो आप देखते हैं वो स्टेबल रहेगा, मगर आपको लगेगा आपको अंदर में सिर घूम रहा है. इसको बोलता है इंटरनल वर्टिगो. एक्सटर्नल वर्टिगो माने आपको लगेगा नहीं जब आप घूम रहे हैं, मगर आप जो सामने जो चीज देखते हैं वो स्पिन कर रहा है. ये दीवार इधर सीधा जाएगी, इधर से इधर जाएगी, ऐसे करके जैसे फैन घूमता है, जैसे करके एक तो मेरी गो राउंड घूमता है, उस किस्म को महसूस होता है. वर्टिगो को अंदर में आता है. पर वर्टिगो अंदर में जो नहीं आते हैं वो है डिजीनेस और अनस्टेडीनेस. ये अलग अलग चीज है. मगर जो मरीज आते हैं
वो सब कोई वर्टिगो बोल के चला देता है, सब कुछ चक्कर बोल के चला देता है। राइट। पेशेंट इज नॉट सपोज टू नो। एब्सोल्युटली। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होता है, जो डॉक्टर पेशेंट से निकालेगा जो उनको क्या चीज एक्चुअली होता है। चीज घूमता है, अनस्टडी लगता है, लड़खड़ाने को महसूस उनको होता है ना, उनको लगता है जो हम गिर पड़ सकते हैं। ये सब अलग अलग चीज है, डॉक्टर की जिम्मेदारी होता है, तभी सही दिशा में बढ़ सकेंगे इलाज के लिए। Right. So when we are discussing vertigo, I mean, you are called the father of vertigo. For the longest time, I don't think एक भी ऐसा इंसान है जिसने चक्कर या द फीलिंग ऑफ लाइट हेडेडनेस या डिजीनेस या फिर वर्टिगो एक्सपीरियंस ना किया हो। मगर हमने इसके बारे में बात बहुत कम की है। What is the reason? Is vertigo in itself a disorder? Is it a disease? या is it something else? Vertigo is not at all any disease. Okay. External manifestation और symptom है। Oh, okay. So वर्टिगो जैसे फीवर जैसा इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। फीवर है, right. बुखार को इंग्लिश ट्रांसलेशन, दर्द को इंग्लिश ट्रांसलेशन है पेन। right. वैसे ही चक्कर को इंग्लिश ट्रांसलेशन है वर्टिगो। Okay. आपने जब डॉक्टर के पास जाते हैं, right. ये जानने के लिए नहीं जाते हैं जो हमारा वर्टिगो है कि नहीं। अब आपको उधर में जाके बोलना है हमको वर्टिगो है, हम आपको पास आए हैं, right. डॉक्टर को जिम्मेदारी है जो निकालना कि इनको वर्टिगो क्यों हो रहा है। So that is the doctor's responsibility. Okay. You cannot expect the patient to be so specific and tell you what exactly is happening. Right. ये डॉक्टर को निकालने पड़ेगा। So I think यहाँ पे इस मोमेंट पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात करना कि सिम्टम क्या होता है। सिम्टम वो सारी चीज़ें हैं जो मैं एज अ पेशेंट महसूस कर रही हूँ। साइन वो सारी चीज़ें हैं जो दूसरा मेरे अंदर देख पा रहा है, डॉक्टर जो देखते हैं। That is a sign. And disease is the root cause of all the symptoms. Of the symptoms and the signs. तो जैसे आपने बुखार का एग्जाम्पल दिया, फीवर मुझे क्यों आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। सो यू आर सेइंग दैट वर्टिगो इज ऑल्सो अ सिम्टम। मतलब मुझे चक्कर क्यों आ रहा है ये जानना जरूरी है। चक्कर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। राइट। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं डॉक्टर विश्वास, तो हाउ डू यू व्हाट आर देयर क्वेरीज? वो जनरली आपसे क्या बोलते हैं? वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें किस तरह का चक्कर आ रहा है? और वर्टिगो, डिजीनेस और जो थर्ड कैटेगरी आपने बताई उसमें सबसे कॉमन क्या है? कोई डेटा है हमारे पास? यस, डाटा तो सब चीज़ के बहुत है। अगर आपके पास 100 मरीज आया, हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, राइट, खाली 25 से 27% मैंने 1/4 को एक्चुअली चक्कर होता है। बाकी को चक्कर नहीं है। बाकी को दूसरा चीज़ है। उनको अनस्टेडीनेस हो सकता है, उनको डिजीनेस हो सकता है, उनको कभी कभी एक तो सिंकिंग सेंसेशन हो सकता है। सिंकिंग सेंसेशन मैंने सोचे कई जगह में काफ़ी टाइम के लिए खड़े हैं, तो आपको लगेगा जब अभी हमको हाथ पैर से जोर चला जाता है, हमको पूरा माहौल थोड़ा अंधेरा माफी लगता है, धुंधला लगता है, अभी हम कुछ नहीं पकड़ेंगे तो अभी हम बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। इट इज कॉल्ड प्री सिनकोपल और ए सिनकोपल अटैक। तो ये अलग चीज़ है। मगर मरीज को लिए ये सभी एक ही तो टर्म में वो आपका आके बोलेगा चक्कर आता है, और वो आपको थोड़ा एडुकेटेड समझता है, तो वो आपको बोलेगा हमको वर्टिगो आता है। इतना ही फर्क है। अभी इनको अनस्टेडीनेस है, ना डिजीनेस है, ना सिंकिंग सेंसेशन है, ना चक्कर है, ना स्पिनिंग है। ये तो डॉक्टर को क्वेश्चन करके निकालने होता है। तो इसीलिए एक वर्टिगो को मरीज को देखने के लिए हम लोग को करीबन 1 घंटा टाइम लगता है। 1 घंटा टाइम जो हम बोलते हैं उसको ज़्यादा लगता है। हमारा साइकोलॉजिस्ट उसको एसेस करते हैं, उनसे हिस्ट्री लेता है, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, वो हमको देखने का अगड़ी उनको बैलेंस स्टेटस कैसा है वो निकालते हैं। उसको बहुत स्केल्स होता है, उसमें हम जानते हैं जो ये मरीज हमारे पास आए हैं, इनको इतना परसेंटेज एंग्जाइटी है, इतना % इनको डिप्रेशन है, इनको बैलेंस इतना खराब है, 25% खराब है, 60% खराब है। ये सब होने के बाद आते हैं। तो इसलिए ये असेसमेंट तो बहुत जरूरी है। अब आपको तो नेचुरली अभी अपने हमको क्वेश्चन करेंगे उसको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का क्या जरूरत है। आप तो चक्कर बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है जो हम लोग को बैलेंस को जंत्र, हम लोग को नियरेस्ट उसको कम्युनिकेशन है, हम लोग को एक तो ब्रेन को जगह को साथ उसको बोलता है लिम्बिक सिस्टम और एमिगडाला। दैट इज अ वन पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड इट इज कनेक्टेड by a reciprocal communication with the center of balance in the brain. So चक्कर को कोई चीज़ होने से, कोई चक्कर को इवेंट होता है, तो उसको
एमिगडाला में स्टिमुलेशन होता है। और एमिगडाला में उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि कोई डिप्रेशन होता है, कोई कुछ होता है, एंग्जाइटी होता है, तो उसमें भी कभी कभी नहीं, बहुत कॉमनली उसको चक्कर को सेंसेशन हो सकता है विदाउट देयर बीइंग एनी डिसऑर्डर इन द बैलेंस ऑर्गन। राइट, सो दैट इज वन बिग थिंग। सो दैट इज वाई इसी के लिए हम जो आपको बोला 100 पेशेंट को चक्कर लेकर हमारा पास आएगा, तो उसको 1/4 ऑफ दोज पेशेंट्स 25 to 27 of those patients will actually be having चक्कर। उनको दूसरों क्या हो सकता है, उनको एक तो साइकोलॉजिकल इश्यूज से चक्कर को महसूसी होता है, वो हो सकता है। उनको कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, उससे भी चक्कर को महसूसी हो सकता है। उनको कोई सेंट्रल डिसऑर्डर हो सकता है, उसको लिए चक्कर को महसूसी हो सकता है। उनको ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाने से तब भी उनको चक्कर को महसूसी होने सकता है। जैसे हम आपको बोला, जब एजेड आदमी है, दूसरा कोई है, कोई किसको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर से एक तो बच्चा लड़की को भी स्कूल को असेंबली लाइन में खड़ा है, कुछ टाइम बाद में बेहोश होकर गिर गया, तो उसको अगाड़ी जो होगा उसके तो सिंकिंग सेंसेशन, तो धुंधला माफी, ब्लैकआउट माफी महसूस होगा। और वो मरीज भी जब आएगा आपको पास, वो आपको बोलेगा चक्कर आता है। तो यही प्रॉब्लम है। सो इसीलिए सबको हम लोग सोच लेंगे कि इनको चक्कर ही होता है, सिर घूमता है, ऐसा बात नहीं है। देखना होगा कि उनका सचमुच क्या है, और ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट से एक्सट्रैक्ट करने को लिए डॉक्टर को बहुत एफर्ट देना होता है, उनको स्क्रीनिंग करने होता है, तभी आपने निकाल सकेगा जिनको एक्चुअल वजह क्या है, क्या चीज़ से इनको यही महसूसी तो पैदा होता है। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। जो डॉक्टर विश्वास कह रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 कैटेगरीज हैं जिनको हमने क्लब करके चक्कर का नाम दे दिया। वन इज वर्टिगो, द सेकेंड वन इज डिजीनेस, द थर्ड वन इज अनस्टेडीनेस। एग्जैक्टली। वर्टिगो में यू आर सेइंग कि वो इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग सकता है कि मेरे अंदर चीज़ें जो हैं वो घूम रही हैं, और उसकी वजह से मुझे चक्कर आ सकता है। या फिर वो एक्सटर्नल हो सकता है कि मुझे बाहर की चीज़ें घूमती भी नजर आए, और दीज टू आर वर्टिगो, राइट। देन यू आर सेइंग अनस्टेडीनेस एंड डिजीनेस, जहाँ पे कभी कभी मुझे ब्लैकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान कोलैप्स कर जाता है, या फिर पसीना आता है, बट उसमें कुछ घूमने वाली चीज नहीं होती। अनस्टेडीनेस और डिजीनेस में दिस इज द राइट थिंग। करेक्ट, यू हैव अंडरस्टूड इट सो इजीली। आई fail to understand why we cannot explain it to doctors also. Yeah, exactly. That in unsteadiness or in dizziness there will be no movement. Right. मूवमेंट जो होता है उसको वर्टिगो का अंदर में जाता है, उसको वर्टिगो कहते हैं। अनस्टेडीनेस में मूवमेंट नहीं होगा, डिजीनेस में कोई मूवमेंट नहीं होगा। Now it comes to a realization of sorts कि हम लोग कितनी बार जिसको बोलते हैं कि कहीं जा रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया, या फिर सिंकिंग फीलिंग हो गई, हम उसको भी वर्टिगो बोलते हैं, विच इज सो रॉन्ग। एंड दिस इज वन क्लैरिटी विच इज सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, डॉक्टर विश्वास। आई वुड वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस फर्दर। अब हमने इस्टेब्लिश किया कि पेशेंट को वर्टिगो है, यानी कि या तो उसके बाहर कुछ उसको घूमता हुआ नजर आ रहा था, या उसको अंदर से लग रहा है कि कुछ घूम रहा है। कैन दिस बी ट्रीटेड? ऑफ कोर्स, ठीक हो जाना चाहिए उसको पूरा। अगर सही तरीका से उनको डायग्नोसिस हुआ, सही तरीका से उनको सही इलाज हुआ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बिकम क्योर, ठीक हो जाते हैं। कुछ को होता है जो को बहुत स्टबर्न डिजीज रहते हैं, उसको 100% क्योर नहीं होने से भी वो पूरा कंट्रोल हो जाता है, और पेशेंट गेट्स अ मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मैडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बोलते हैं, क्योंकि चक्कर वाला पेशेंट जो हम लोग ये बोलते हैं डिजीनेस, अनस्टेडीनेस है, सबको इन लोग को एक तो साइकिक प्रॉब्लम होता है, इन लोग एक तो एंग्जाइटी में रहता है, अभी चक्कर आ जाएगा। ऐसे इन लोग का मेंटल ऑब्सेशन हो जाता है ना, सोचता है कि हम जिस रोज लाल शर्ट पहनता है उसी को 2-3 रोज का अंदर में हमारा चक्कर आता है। ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये उनको दिस इज पार्ट ऑफ द डिजीज। ये इन लोग का हम हंसेगा या सोचेगा पागल है, ये बात नहीं है, उनके ऐसे महसूस होता है। सो ओके, लेट मी अंडरस्टैंड दिस even better, कि you have established कि उस vertigo के पीछे या even unsteadiness and dizziness के पीछे physiological reason हो सकता है या psychological reason हो सकता है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो हम केस हिस्ट्री लेते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, we try and find out whether it's psychological or physiological or maybe both in some cases. Both, yes. In many cases it is both. And the worst part of it is that कभी कभी ये कॉग्निटिव भी होता है, माने हमारा
जो इंटेलिजेंस है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, Right. जो हमको मेमोरी है, ये सब अफेक्टेड हो जाता है। और दैट ऑल्सो, जैसे हमने बोला, जो साइकिक सेंटर को साथ Right. हमारा बैलेंस को सेंटर को एकदम संयोग है, बहुत कड़ा संयोग है। वैसे हमारा सोचने और हमारा इंटेलिजेंस को जो सिस्टम है, जिसको कॉग्निटिव सिस्टम बोला जाता है, Right. जहाँ पर हम लोग को मेमोरी, अटेंशन, ये सब जहाँ पर ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, Right. वो भी हमारा बैलेंस सेंटर को साथ कनेक्टेड है। तो Okay. इसीलिए जिन लोग को डिमेंशिया होता है, भूल जाते हैं, Right. जिनको अल्जाइमर्स डिजीज होता है, Right. उन लोग भी बैलेंस डिसऑर्डर लेके वो तो आपको एक ही भाषा बोलेगा, चक्कर, Right. वो लेके हम लोग के पास आ जाते हैं। हम लोग जब उनको जांच करके देखते हैं जी इसको बैलेंस सिस्टम परफेक्टली नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। इनको एक तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, इनका मेमोरी खराब हो गया है, इसीलिए इनको चक्कर को महसूस होता है। Right. अगर अपने हमको मौका दीजिए कि जरा से एक्सप्लेन कर देने के लिए, Right. क्या होता है ना, हम लोग को ब्रेन को अंदर में एक तो वेस्टिबुलर मेमोरी है। Okay. सोचिए हम डॉक्टर है, हम कोई पेशेंट को घर में देखने गया, वो 5 तला में रहता है। हम जानते हैं जो 4 तला से 5 तला तक हम जब जाने होगा, इधर में सीढ़ी में ठीक स्टेबल नहीं है। Right. हम यही मरीज को 5 साल अगर एक बार देखा था, तब ऐसा था। हम आज को जब मरीज को देखने आया, हमारा वेस्टिबुलर मेमोरी से इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपने 5 साल अगर इधर में आया था तब ये प्रॉब्लम था। Right. तो इस टाइम में आपको बैलेंस को ठीक से नजर करके मेंटेन करने होगा। तो इसीलिए आपको मेंटल अटेंशन शुड बी टुवर्ड्स योर फीट एंड लुक एट द स्टेप्स, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। तो ये हम लोग को वेस्टिबुलर मेमोरी से आता है। तो हर टाइम हम लोग को जो भी हम लोग करते हैं, हम खड़ा है, हम ये है, उसमें हमारा बैलेंस को कैसे मेंटेन करने हुआ, इसको इन्फॉर्मेशन हम लोग को वेस्टिबुलर मेमोरी में स्टोर रहता है। तो जब भी हम लोग कोई जगह कुछ करते हैं, हमको वेस्टिबुलर मेमोरी से हमको इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करके तब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि इस हालत में, इस सिचुएशन में क्या करने से हमारा बॉडी का बैलेंस सबसे अच्छा रहेगा। तो this again is a cognitive function which takes place in the highest levels of the brain. Right, so right, everything is involved in the maintenance of balance. पेशेंट आके बोला चक्कर, आप उसको चक्कर दे के 2 ठो वही चक्कर दबाने को दवाई दे दिया। Right. This actually is not is a solution at not all. a solution, it is detrimental. Right. ये जो वेस्टिबुलर सीरीटीज जो होते हैं, इनको काम होता है जो बैलेंस को जंतु को दबा देना। तो जिसको अनस्टेडीनेस है, उसका अपने बैलेंस को जंतु का सेंसिटिविटी दबा दीजिएगा, तो वो तो गिर पड़ेंगे, उसको तो और ये बढ़ जाएगा। क्योंकि एक तो चीज़ क्या होता है ना मैडम, जे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन मदर अर्थ। अर्थ के ऊपर में हम खड़ा है। अर्थ इज रिवॉल्विंग एट 1129 माइल्स पर आवर, इसीलिए हम लोग दिन रात होता है। अर्थ तो घूम रहा है, हम उसके ऊपर में खड़ा है, और अर्थ सन को रिवॉल्व करता है एट अ स्पीड ऑफ 67,800 माइल्स पर आवर। उसको माने है हम जहाँ पर खड़ा है वो मूविंग प्लेटफॉर्म है। तो मूविंग प्लेटफॉर्म में खड़ा होने के लिए भगवान की नेचर, आप जिसमें विश्वास करते हैं, हम लोग को एक तो सुपर 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 सेंसिटिव बैलेंस ऑर्गन दिए हैं। वही बैलेंस ऑर्गन को, उस सुपर सेंसिटिव जो बैलेंस ऑर्गन है, उसको आप दवाई से उसको दबा दीजिएगा, तो यू आर एक्चुअली हार्मिंग द पेशेंट। आप तो पेशेंट को क्षति कर देते हैं। ग्रेविटी हमको पकड़ के रखता है अर्थ में, मगर खड़ा रखता है हमको बैलेंस सिस्टम। Right. Dr. Biswas, हमने vertigo जब सुना, the first time I heard about this term, it was when it was related to the fear of heights. Yeah. Like I have for the longest time used the term vertigo, not for chakkar, but for the fear of heights. Yeah. This feeling कि मुझे ऐसा सपना भी आता है कि मैं कहीं पे जा रही हूँ and there are steps, सीढ़ियाँ हैं, और वो सीढ़ियाँ मैं जब चढ़ गई तो मेरी सीढ़ियाँ नीचे से गायब हो रही हैं। या फिर अगर मैं माउंटेन वाली एरिया पे जाऊँ और मुझे नीचे देखना हो, मुझसे नीचे नहीं देखा जाता, बिकॉज दैट लीड्स टू नॉट द स्पिनिंग। नाउ आई डोंट रिमेंबर द स्पिनिंग, बट लाइट हेडेडनेस। आई फील मेरा बैलेंस जो है नहीं वो है, थिंग्स आर नॉट स्टेबल, थिंग्स आर नॉट यू मे फॉल। एग्जैक्टली, आई ऑलवेज फील कि अगर आप मुझे बहुत ऊंची इमारत पे ले जाएं और उसकी उस छत पे खड़ा कर दें जहाँ पे वॉल्स नहीं है, आई विल गेट अट्रैक्टेड टू द कॉर्नर एंड आई विल फॉल। द फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, we've always been told that's called vertigo. Now, इस vertigo और उस vertigo का कोई कनेक्शन है? थोड़ा सा कनेक्शन तो जरूर है। इसमें ना फिजियोलॉजी को बात हम लोग को कुछ करने को कैसे होता है। राइट। हमको बैलेंस मेंटेन करने के लिए
हमको हमारा सराउंडिंग्स को हम जो देखते हैं हम एक तो एग्जैक्ट मैपिंग हमारा ब्रेन में रहना चाहिए, नहीं तो हमको स्टेबल नहीं लगेगा। तो ब्रेन हर टाइम मेजर करते हैं कि ये दीवार, ये चीज़ कितना दूर में है, ये फर्नीचर कितना दूर में है, हमारा पीछे में कितना दूर दीवार है, हमारा सीलिंग कितना, एवरी टाइम ब्रेन इज मेजरिंग। तो इसको बोलते हैं मेट्रिक कैलकुलेशंस एवरी टाइम। तो दैट इंफॉर्मेशन गोज टू द ब्रेन। उसको मुताबिक ब्रेन हमारा बॉडी को मेंटेन करता है। इसीलिए आई हैव टू नो दैट दिस वॉल इज एट दैट एग्जैक्ट डिस्टेंस, इसका डेप्थ इतना है, इतना दूरी में है, ब्रेन कैलकुलेट करता है। क्या होता है, हम जब ऊंचा से देखते हैं तो क्या हम लोग को 3 पैरामीटर्स होता है, एक तो है डेप्थ, एक तो है वर्टिकल और एक तो है हॉरिजॉन्टल। हम जो ऊपर से नीचे देखेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मर्ज कर जाता है। You cannot differentiate between the vertical and the horizontal. You can only understand the depth, but vertical and horizontal they merge. वो जब मर्ज कर जाता है ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है, ब्रेन समझता नहीं है जे एक कितना दूरी में है, कितना क्या है, तो तब आपको एक इम्बैलेंस महसूस होगा, क्योंकि ब्रेन को आप कन्फ्यूज कर दिए हैं। एक एक आदमी को एक एक किस्म होता है। आपको 3 तला से ये फीलिंग हो सकता है, किसी को 30 तला से हो सकता है, किसी को 15 तला, मैंने फ्रॉम 15 फ्लोर्स किसी को लग सकता है। ये नॉर्मल आदमी लोग को ये डिफरेंस तो रहता है। ये बीमारी नहीं है, बट देन this is there. Yeah, it is maybe your brain, a physiological thing. Yeah, your brain behaving a certain way. But this is very interesting कि वो चक्कर या वो वर्टिगो या वो स्पिनिंग जिसको हम कहते हैं, जो मेरे डेली फंक्शन में अब इंटरफियर कर रहा है, you know, it is not letting me carry on you know, with life in a certain way, in a predictable way. How do I address that? Yes, the most important thing is that चक्कर तो आपको आज को हुआ, सोचिए अगर चक्कर ऐसा चक्कर हुआ, तो आज को हुआ, सोचिए फिर 20 रोज बाद में एक बार वैसे अटैक होगा। लड़खड़ाने को जो महसूस होता है वो हर वक्त रह सकता है, बट चक्कर आज को हुआ फिर माने कॉन्टिन्यूसली चक्कर संभव नहीं है। मेडिकल सिस्टम डज नॉट अलाउ दैट। तो प्रॉब्लम होता है आज को आपको चक्कर हुआ, उल्टिया हुआ, फिर 20 रोज बाद में एक तो हुआ। मगर ये मत सोचिए जब आपने 20 रोज आपको फिजिकली नॉर्मल रहिएगा, फिजियोलॉजिकली आपने नॉर्मल रहेगा, पर आपको ब्रेन एक तो डर में रहेगा। Absolutely. अभी हमको शुरू हो जाएगा, अभी हमको शुरू हो जाएगा। और ये जो एक तो फीलिंग होता है अनसर्टेनिटी, दिस इज मच वर्स than the actual feeling. So they have a very poor quality of life. उनको quality of life एकदम बिगड़ जाता है, डर में रहता है। living in fear. I mean, it's not a question of only living in fear. They remain petrified. Yes. कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। So ये होता है। और जिन लोग को ना इम्बैलेंस रहता है उनको भी साइकोलॉजिकल एक तो इशू होता है, हम गिर पड़ सकते हैं। सो इनको ना क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम बिगड़ जाता है। ये बाहर को आदमी कोई समझता भी नहीं है। और उन लोग को भी ये बोलने से भी कुछ आता जाता नहीं है कि हम लोग को तो मरी जाता है। सोसाइटी सिस्टम इज सच, हस्बैंड वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है, देखिए साहब घर में तो ये करता है, खाती पीती सब कुछ करता है, इधर उधर जाता है और हर टाइम चेक करता है, ये क्या मुसीबत चालू किया है घर में। सो दे डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज इनको सेंसिटिविटी तो नहीं है जो उनको औरत को क्या हो रहा है। जो मरीज है उसको अंदर में जो क्या होता है वो मरीज ही समझ सकता है, बाहर वाला नहीं समझेंगे। हम क्या बोलता है, देखिए ना गिरी तो कभी नहीं, खाली बार बार एक का बोलता है गिर जाएगा, कभी गिरा कभी नहीं गिरा। तो यही जो एक तो इनसेंसिटिविटी है, इसमें क्या होता है ना, मरीज के ऊपर में इसको असर बहुत ज्यादा पड़ता है। आप लेबल कर देते हैं, यू आर malingering, that you are giving that feeling to the patient. The patient becomes more psychologically disturbed. That's right. And उसको आप और भी खराब जगह में ले जा रहे हैं। तो ये तो मुश्किल है ना, ये तो हम लोग को अवेयरनेस नहीं है, हम लोग को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। That is why we are trying to do these things such that we can spread awareness and make people sensitive to this. So what we are saying is, कोई भी अगर ये कहता है कि उनको चक्कर वाली फीलिंग हो रही है, उनको चक्कर आता है, do not discard that, because it is very important and it needs to be addressed. Yes, do not neglect it. Correct. And do not just shove it under the carpet. Right, ये चलेगा नहीं। The thing is that understanding नहीं है, because I think डॉक्टर विश्वास ये जो पूरी टर्म है चक्कर, इसको बहुत belittle कर दिया है हमारी फिल्मों ने भी, बहुत सारी कहानियों ने भी, हम ऐसे भी यूज
यूज करते हैं इसको बहुत फ्रिवलेसली, जहाँ पे हम कहते हैं अरे यार ये इतने कम मार्क्स देखकर तो मम्मी को चक्कर आ गए, यू नो. सो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग बैक the importance and significance of the word chakkar, which was borrowed from medical world, and it still is in the medical domain, and it needs to be addressed. I want to ask you this, Dr. Biswas. You've had like a fantastic years of experience. सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमन वजह जो वर्टिगो की है, स्पिनिंग की है, वो क्या है हमारी कंट्री में? हमारे कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड. ओके, वर्ल्ड वाइड. या बोलने से आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा. द कॉमनेस्ट कॉज इज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. वाओ. द कॉमनेस्ट कॉज इज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस. दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ वर्टिगो. When you say psychological disturbance, what does that mean? एंजाइटी, डिप्रेशन, Okay. ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स, ये सब जिन लोग को रहते हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जिनको रहते हैं, that is a huge percentage, more than 1/3 of the patients belong to this category. Okay. और अगर चक्कर बोल के हम लोग जो समझते हैं जो यही घूमना, इसको कॉमनेस्ट कॉज होता है, एक तो डिजीज होता है, उसको बोलता है BPPV, माने बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो. इसमें जो चीज़ तो होता है वो कोई भी मरीज अपने आप ही डायग्नोज कर लेने सकेंगे. क्या है इसमें होता है कि पेशेंट जब सवेरे नींद से उठने गया, कि रात में सोने गया, कि सोया हुआ है, कोई करवट बदला, कि ऊपर देखने गया, नीचे से कुछ उठा नहीं गया, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड चक्कर आ जाएगा, फिर आस्ते आस्ते वो बंद हो जाएगा. वो 10 पर करेगा, 10 पर होगा, 5-7 रोज ये चलता है, आप से आप ये चले जाता है. यूजुअली ये परसिस्ट नहीं करता है. दिस इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर. आपसे आप चले जाता है. मगर ये जब होता है, जिसको होता है वो तो बहुत डर जाता है, तो इधर उधर डॉक्टर के पास घूमता है, कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता है. क्यों होता है? वर्टिगो सप्रेसिंग ड्रग्स दे देता है, उसमें और क्षति बढ़ता है. मगर ये जो चीज़ है ना, इसको कोई दवाई होता नहीं है. ये सेल्फ लिमिटिंग है, आपसे आप चला जाएगा. और नहीं तो हम लोग के पास, डॉक्टर के पास आने से, जो वर्टिगो को डॉक्टर है, इन लोग इसको एक मैनूवर करके इसको देन एंड देयर सेटल कर देने सकता है, जिसको ये BPPV एक्चुअली होता है. Okay. So जैसे there's a lot of misconception. Sometimes you know लोग कहते हैं कि वो सुबह उठे और उनको एकदम से चक्कर आने लगा, तो लोग उनसे कहते हैं कि आपने तकिया गलत तरीके से लगाई होगी या सर गलत पोजीशन में हो गया होगा. And that brings me to my next question. A lot of people say, and some health practitioners have also said, कि हमारी बॉडी में बैलेंस पॉइंट्स होते हैं. जैसे आपने माइंड का बताया, वैसे कुछ लोग कहते हैं ईयर के अंदर होता है, कुछ लोग कहते हैं नेक के अंदर होता है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनको भी मे बी अनस्टेडीनेस होता है या डिजीनेस होता है, मे बी नॉट वर्टिगो. बट व्हाट आर द मेजर बैलेंस पॉइंट्स इन आवर बॉडी? हाँ, ठीक है. दिस इज अ वेरी रेलेवेंट थिंग टू नो. हम लोग को बैलेंस को जो बहुत जगह में बॉडी में है, राइट, क्योंकि बॉडी को बहुत जगह से इंफॉर्मेशन लेने होता है अबाउट द ग्राउंड एंड द सराउंडिंग्स. उसको मुताबिक हम लोग को बॉडी को स्टेबिलिटी टू ब्रेन देता है. राइट. सो ये हम लोग को सेंसर्स कान में कुछ रहते हैं. ओके. ब्रेन को अंदर में कुछ सेंसर्स है. ओके. हम लोग को स्पाइन में उसको ट्रैक्ट रहता है. आँख से कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है, जो हम हाउ स्टेबल इज माई सराउंडिंग्स, वो आँख से जाता है. हमको सोल ऑफ द फीट में कुछ सेंसर्स रहते हैं. वो हम जहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर चल रहा है, उसको सरफेस को कैसा है, वो सरफेस तो स्लांटिंग है ना, वो स्लिपरी सरफेस है ना, वो कोई अनइवन सरफेस है, उसको रीड करता है. वो रीड करके हमारा पैर को नर्व से, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उधर से में पहुंचता है. स्पाइन को कुछ ट्रैक्ट्स है, वो ले जाके उसको ब्रेन में पहुंचाता है. ब्रेन डिसाइड करता है कि इस माहौल में जब ग्राउंड ऐसा है, किस किस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा बॉडी स्टेबल रहेगा. अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा नहीं. आपको पैर को नर्व में कोई डिफेक्ट रहेगा, तो वो पैर को सोल ऑफ द फीट जो इन्फॉर्मेशन लिया है वो पहुंचेगा नहीं. और ब्रेन भी जो इन्फॉर्मेशन ठीक किया है, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो वो तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ही उतार के नर्व से फिर मसल में जाएगा. कोई भी एक ठो जगह ठीक अपना काम नहीं किया, तो पेशेंट को तो इम्बैलेंस होगा. एब्सोल्युटली. ऐसे चक्कर नहीं होगा, मगर उसका इम्बैलेंस तो होगा. इम्बैलेंस होगा. तो दैट इज वाई स्पाइन में तो बहुत आदमी को प्रॉब्लम रहता है. इनफैक्ट देखा जाता है जब हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्रैक्ट्स होता है, न्यूरल ट्रैक्ट्स होता है, जो पैर को सेंसेशन ब्रेन में पहुंचाता है, तो उस ट्रैक्ट में डिजीज, उस ट्रैक्ट में डैमेज इज मोर कॉमनर देन डिसऑर्डर इन द ईयर.
Okay. So though, but then the entire medical community focuses their attention to ear diseases only. But right. ear diseases do not contribute much to the balance system. हम लोग को जो नॉर्मली हम जो खड़ा है जो चल रहा है उसमें हम लोग को कान को कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस इज वेरी लेस. बहुत कम इन्फॉर्मेशन को कान से आता है. मेन इन्फॉर्मेशन आता है पैर को जो सेंसर्स है वो जो सेंस किया उसको पैर को नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जो भेजा है. सो अंडर नॉर्मल सिचुएशंस 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन टू मेंटेन बैलेंस एक्चुअली कम्स फ्रॉम दिस रूट. So what you are saying is it is very important to wear proper shoes and comfortable shoes. Yes, of course. Wear proper shoes and also ensure that the nerves of the legs are proper, the spinal cord, the health of the spinal cord is proper. All these things are very important, and that is why bad postures and all bad sleeping positions, everything can jeopardize your balance system. Oh, okay. So everything is important. Right. You specialize in balance disorders as well. और इतने किस्म के balance disorders हम देखने को मिलते हैं. Let's talk about elderly, and we are seeing a rise in Parkinsonism and Alzheimer's patients and dementia and all of that. और एक खास उम्र के बाद उनका जो बैलेंस है, the way they walk, या फिर एक उनको they feel all the time कि वो शायद एक सीढ़ी स्किप कर देंगे. चलते वक्त भी, सड़क पे चलते वक्त भी ऐसा लगता है उन्होंने 2 कदम स्किप कर दिया. When they are walking, especially in Parkinsonism, when we see their walk, in fact, is one of the symptoms जिससे आप diagnose करते हैं that it's they tilt towards either the right or the left. Now, what do you call this, and how can this be managed if not cured? See, if we can diagnose, अगर हमने इसको साबित कर सका जी इनको पार्किंसनिज्म है, तब तो पार्किंसनिज्म को इलाज दिया जा सकता है. राइट. मगर सबको तो पार्किंसनिज्म नहीं होता है. मगर बुजुर्गों को जो होते हैं इनको मोस्ट पेशेंट्स को थोड़ा इम्बैलेंस रहता ही है. राइट. इसको कारण कुछ है. एक तो है जो बैलेंस को जो सेंसर्स है कान को अंदर में, पैर को नीचे में, नर्व जो ऑर्गन्स बैलेंस मेंटेन करता है सब कोई आफ्टर द एज ऑफ 60 कुछ डिजेनरेटिव चेंज होता है. तो इसलिए सेंसिंग में थोड़ा वीक हो जाता है. नंबर 1 कॉज. नंबर 2 कॉज इज दैट हम लोग को रिफ्लेक्सेस थोड़ा स्लो हो जाता है. सोचिए हम जब चलते हैं, हम जब दाहिने पैर तो दिया तो जब भी हमने दाहिने पैर देगा हमारा बॉडी तो दाहिने साइड टिल्ट हो जाएगा. जब भी दाहिने साइड टिल्ट हो जाएगा हमको ब्रेन सेंस कर लेगा हमारा बॉडी दाहिने साइड टिल्ट हो गया है. तो ब्रेन इमीडिएटली ऐसे एक तो ये देगा जो बाएं साइड को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, हम दाहिने साइड ऐसा था हम झट से सीधा हो जाएगा. तो दैट इज हाउ बॉडीज बैलेंस इज रिफ्लेक्सली मेंटेन्ड. हमको सोच के करने नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है. ब्रेन सेंस करता है, सेंस करके करेक्ट कर देता है. तो एजिंग को साथ ये जो रिफ्लेक्स सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, उसमें डिले होता है. तो हम जब बॉडी थोड़ा इस साइड में टिल्ट किया तो थोड़ा देर में ब्रेन में पहुंचेगा और ब्रेन थोड़ा देर में इस साइड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाएं साइड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो उसमें क्या होगा जब ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम में हमारा बॉडी और भी दाहिने साइड हिल गया. तो करेक्शन तो होगा इधर से इधर तक, होना था इधर से इधर तक. तो इसीलिए एजेड आदमी थोड़ा लड़घड़ा के चलेंगे. वो कि खराबी नहीं, दैट इज नॉट अ डिजीज. सो इट्स जस्ट अ स्लो डाउन. इट्स जस्ट अ स्लो डाउन. यू हैव टू रेस्पेक्ट इट. एट द एज ऑफ 75 you cannot expect that your balance would be as good as a 35-year-old. Absolutely. That is why footballers, tennis players, they have to retire after the age of 25, 30, 35. क्योंकि उनका बैलेंस थोड़ा थोड़ा करके वीक हो जाता है. उनका पावर वीक नहीं होता है, उनका बैलेंस को सिस्टम थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है. इसीलिए एथलीट्स एंड जो स्पोर्ट्समैन होता है दे कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर द एज ऑफ 25-30. तो ये 60 के बाद में ये और ज़्यादा हो जाता है. इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल. अगर इसको अपने डिजीज सोचिएगा तो अपने गलत सोच रहे हैं. आपको देखना डिजीज से होता है कि नहीं, पर जिसी को थोड़ा लगेगा जब हमने लड़खड़ाते हैं कि हमको डिजीज है, ऐसे नहीं भी हो सकता है. डॉक्टर के पास जाने से हम लोग जांच करके उसको बोल देता है जे वेदर दिस इज इन कीपिंग विथ योर एज और वेदर देयर इज सम डिजीज अटैच्ड टू इट. वो जांच करने से हम लोग को पता चलता है. राइट. सो डॉक्टर बिस्वास, नाउ टेल अस, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, बैलेंस डिसऑर्डर है, तो उसको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? वेरी कैटेगोरिकली. स्पेसिफिक जो डॉक्टर है उनको बोला जाता है न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट. न्यूरो ऑटोलॉजिस्ट आर specialist doctors who specialize in management of balance disorders. Okay. वो अलग एक ठो मेडिकल साइंस है. Right. It's a different specialization. उन लोग का ये काम होता है. और इन लोग को
बैलेंस के बारे में जानने होता है, बेसिक न्यूरोलॉजी का कुछ जानने होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज कुछ जानने होता है, मगर दे नो अ लिटिल बिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, देन ओनली यू कैन बैलेंस परफॉर्म एज ए न्यूरोटोलॉजिस्ट. बट यू नीड ए टीम विथ यू, जहाँ पर एक न्यूरोलॉजिस्ट रहेगा, एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा, कुछ फिजिकल मेडिसिन को डॉक्टर रहेगा. इट्स टीम अप्रोच. हम लोग को जो इधर में हम लोग जो नया जो बैलेंस क्लिनिक इधर में पैसिफिक वन हेल्थ में जो बनाया है, उसमें वही चीज़ तो है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. दैट मीन्स हम लोग को उधर में साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, देन न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सब मिला के एक तो बड़ा टीम है. हम लोग को क्लिनिक से एक साथ में ऑपरेट करके पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं, ट्रीटमेंट भी एक साथ में देते हैं. इस चीज़ को दिस ए वेरी पिक्यूलियर पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको बोलता है मल्टी डायमेंशनल मेलेडी. मल्टी डायमेंशनल मीन्स दैट आपको खाली बैलेंस को जंत्र में लिमिटेड नहीं है, समूचा बॉडी को ये अफेक्ट करता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल. आपको हार्ट की बीमारी होगा वो हार्ट में रहेगा, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को बीमारी होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में रहेगा, लिमिटेड. ये मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है. बैलेंस को डिसऑर्डर को जो मेन प्रॉब्लम है, इसलिए बैलेंस को मरीजों को इलाज ठीक से नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड, because you are tackling a multi-dimensional disease. So you require a multi-disciplinary diagnostic approach. A treatment भी जो होता है that has to be multi-modality. इधर में दवाई को असर कम है, इधर में फिजियोथेरेपी को असर ज़्यादा है. हम लोग को फिजियोथेरेपी देने होता है, साइकोथेरेपी देने होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने होता है. और इधर में हम लोग जो देखते हैं अभी जो योगा, ताई ची, इस सब को एक ह्यूज रोल है, मगर ये सब ना हम लोग प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं. पर दवाई से आपको जितना होगा उससे ज़्यादा ये यूजुअली होता है फ्रॉम योगा, ताई ची, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी. इसको रोल बहुत ज़्यादा है. दैट इज व्हाई वी से दैट यू रिक्वायर अ multi-modality treatment. Which is absolutely amazing. So we know Pacific One Health offers a specialized multidisciplinary, multidimensional approach. Balance disorder की अगर problem है, अगर आपको लगता है balance disorder is the main concern, तो हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम न्यूरोऑटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. And if we actually explore that on Pacific One Health, we will get that team. आप कह रहे हैं कि उसमें जो दवाएं हैं, मेडिसिन्स हैं, से कहीं ज्यादा रोल जो है दूसरा मोडालिटीज को जरूरत ज्यादा है. एब्सोल्युटली. एंड ट्रीटेबल है. ट्रीटेबल का मतलब ये है कि हम इस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं कि आम जिंदगी में वो हमें परेशान ना करे. एंड वन थिंग डॉक्टर विश्वास, जिसके बारे में आई थिंक आई नीड टू से इट, बिकॉज ये जो पूरी प्रॉब्लम है चक्कर की, वेदर इट्स वर्टिगो और यू नो एनी अदर फॉर्म जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, ये हर एज ग्रुप को उसी तरह से अफेक्ट करता है, whether they are children or they are young adults or they are elderly. So we cannot ignore it. I remember there used to be one girl in my class, I think I was in class 6 or 7, class के बीच में she used to just pass out. बेहोश हो जाती थी, वो गिर जाती थी. And when we asked her parents, teachers asked her parents, उन parents का सिर्फ एक था, ये उसके साथ होता रहता है. And then we used to wonder कि हाउ कैन यू जस्ट, अभी थोड़ी देर में उसको होश हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी. आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि उसको कितनी तकलीफ होती होगी, बिकॉज यू नो आई मीन बेहोश होने के बाद होश में आना, योर बॉडी टेक्स अ टोल, साइकोलॉजिकली यू आर अफेक्टेड, बिकॉज सब आपको एक नज़र से देख रहे हैं एकदम. एंड इफ हैड शी नोन दैट देयर इज, और मे बी द पेरेंट्स नोन कि एक पूरी ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम होती है, आपको न्यूरोऑटोलॉजिस्ट के पास जाना है बिकॉज बैलेंस डिसऑर्डर का केस हो सकता है, कितनी सारी चीज़ें कितने कम वक्त में फिक्स हो सकती हैं. सो विच इज़ सो अमेजिंग. डॉक्टर विश्वास, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं बट हम कम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस टर्म निस्टैग्मस. निस्टैग्मस इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड है. निस्टैग्मस तो चलता है. आपको जानने होगा जे हम लोग को बैलेंस को जो सिस्टम है, ये हम लोग को जितना सेंसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है बैलेंस को. आप अगर डेफ है, बहरा है, आपको जिंदगी चल जाएगा. ब्लाइंड है, आपको जिंदगी चल जाएगा. आपको
टच सेंसेशन नहीं है, आपको स्मेल सेंसेशन नहीं है, आपको जिंदगी चल जाएगा। That's right. मगर आपको बैलेंस सेंसेशन बिगड़ा हुआ है तो तब आपको जिंदगी चलेगा नहीं। Right, right. लाइफ विल बिकम मिजरेबल इफ Absolutely. यू हैव अ बैलेंस डिसऑर्डर। Right. So for that, God has kept the balance organ deep inside the ear, in the deepest part of the brain, and it is covered by the hardest bone of the body. Oh, okay. प्रोटेक्शन देके हार्डेस्ट बोन हम लोग को बैलेंस ऑर्गन को कान को अंदर में जो बैलेंस ऑर्गन है उसको एक तो हार्डेस्ट बोन से कवर करके रखा है। और उधर में हम लोग पहुंच नहीं सकता है कोई तरह से, वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड जगह है Okay. बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ द बॉडी। तो वो कोहिनूर का हीरा वहाँ पे हाँ, तो हम लोग उधर में टेस्ट कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हो, हमको तो जानना चाहिए उधर में क्या है। Yeah. हम लोग को एक तो लिंक भगवान कर दिया है कि बैलेंस जंत्रों में जब दिक्कत कुछ होता है, डिजीज होता है कान को अंदर में, तो आईज में एक तो पिक्यूलियर मूवमेंट होता है। Oh. सो Oh yeah, सो actually. दैट इज Yeah. सो देखिए सब चीज को एक तो भगवान जहाँ पर रुक जाएगा Yeah. एक तो रास्ता दे देता है। Right. तुम ढूंढ के रास्ता तो निकालो तब तुमको सफलता मिलेगा। तो Right. दैट इज one thing which God has given us, that is How that fascinating. is called nystagmus। जब बैलेंस डिसऑर्डर में एक तो प्रॉब्लम होता है तो आंख में कुछ पिक्यूलियर मूवमेंट्स होता है। तो इसीलिए जब बैलेंस डिसऑर्डर का पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग को उसको आंख को बहुत सा परीक्षा करने होता है। Right. VNG, VHIT, उनको क्लिनिकल है, हम लोग आंख को बहुत सा चीज़ देखता है। तो बहुत टाइम होता है, 50% पेशेंट आके जब हम लोग देखते हैं आंख के बारे में ना, वो बोलता है आँख में तो हमको आँख में ठीक है, हम आँख देखा लिया, आँख में कुछ नहीं है। तो उसका हमको समझाने होता है। देखिए बैलेंस को यंत्र में हम आँख को डॉक्टर नहीं है, हम आँख के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। Right. हमको बैलेंस को यंत्र में क्या प्रॉब्लम है आँख से हम लोग को पता चलता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं आँख तो बड़ा करके खोल के रखिए। Right. हम लोग आँख को फोटो उठाते हैं, देखते हैं, So we उसमें examine देखता है the- जो क्या होता है, तो वही जो आँख को पिक्यूलियर मूवमेंट होता है Right. उसको बोला जाता है nystagmus। इट्स अ वेरी typical peculiar type of eye movement from which you can understand where the balance organ is wrong. Oh, how fascinating. There are some myths Yeah. or facts Okay. that I am going to say. Vertigo सिर्फ old age में होता है। नहीं, गलत है। Vertigo मतलब कि बीपी प्रॉब्लम है। नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ने से कभी नहीं होगा, कभी ब्लड प्रेशर फॉल करने से चक्कर नहीं आएगा। आपको सिंकिंग सेंसेशन, बेहोशी, ब्लडिंग ऑफ विजन, ये सब हो सकता है, धुंधला माफी लग सकता है, Right. चक्कर नहीं होगा कभी। मेडिसिन्स ही वर्टिगो का इलाज कर सकती हैं। सबसे गलत फहमी यही चीज तो है। Right. मेडिसिन को रोल कम है, स्पेशली जो बैलेंस को यंत्रों को चाप देने को जो दवाई होता है, जैसे बीटा हिस्टीन, सिनेरिजिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, Right. मेक्लिजिन, प्रोक्लोरपेडाजिन, जो सब दवाई व्यवहार किया जाता है चक्कर को नाम में, Right. ये सब दवाई डैमेज करता है, क्योंकि इसको यह है जब बैलेंस को यंत्रों को दबा देता है, Okay. उसको सेंसिटिविटी को खराब कर देता है। जो हमने बोला है, जो सेंसिटिविटी बहुत सुपर सेंसिटिव एक यंत्र हम लोग को जरूरत है, Right. उसको खराब कर देता है। तो इसलिए वी डू नॉट वांट देम। इसमें बीटा हिस्टीन, सिनेरिजिन, यूएसपीएस में दे आर नॉट सोल्ड, दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड, मगर हम लोग के इधर में तो काफी चलता है। राइट। सो व्हाट यू सेइंग इज, अगर किसी को पहाड़ की तरफ जाना है और वो जो रास्ता है उसको चक्कर आता है और उल्टी आती है और उसके लिए एक दवा दी जाती है जो 8 घंटे आपको कोई चक्कर नहीं आएगा, कोई उल्टी नहीं आएगी, वो नहीं लेनी चाहिए? देखिए, जिसको यही चीज होता है उन लोग को यूजुअली, सबको नहीं, एक तो माइग्रेन को डायथिसिस रहता है। राइट। उनको सिर दर्द नहीं होगा, मगर माइग्रेन को डायथिसिस उनको रहता है। जिन लोग को माइग्रेन को डायथिसिस रहता है उनको इमोशन सिकनेस, गाड़ी में चढ़ने से उल्टी होना, ये लगना, पहाड़ में चढ़ने से जब गाड़ी घूमता है तब ये होना, इनको ये सब चीज होता है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, देखिए कुछ किस्म को ये हो सकता है, जांच करके देखना होता है उसको माइग्रेन है कि नहीं। माइग्रेन को इलाज आपने दे सकते हैं, मगर अगर उसको ज़्यादा कोई कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेन का दवाई उसको देते नहीं है। उनको हम लोग करते हैं कि जो उनको जब तुम जाओगे तब एक ठो टैबलेट खा सकते हैं, एक ठो टैबलेट में उनका क्षति नहीं करेगा। पर नियम है, कभी भी ये सब दवाई जो चक्कर को, सिम्टम को दबा देने को दवाई है, कभी भी अगर दिया गया, इसको मैक्सिमम 2-3 रोज से ज़्यादा कभी नहीं देना चाहिए। राइट। वो डैमेज करता है इसको। तो ये सब तो नियम हम लोग को तो फॉलो करनी होगा। ईयर प्रॉब्लम्स और वर्टिगो कनेक्टेड हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि उधर में बैलेंस को यंत्र ईयर में रहता है एक ठो। अगर MRI नॉर्मल है तो वर्टिगो नहीं हो सकता? नहीं, ये गलत है। MRI नॉर्मल होने से भी आपको बैलेंस को ऑर्गन को डिफेक्ट हो ही सकता है। इनफैक्ट MRI में बहुत
कम किस्म को बैलेंस को बीमारी पकड़ा जाता है. MRI इज नॉट द मेन इन्वेस्टिगेशन. राइट. अ लॉट ऑफ पीपल से कि वर्टिगो पेशेंट्स को एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए. नहीं, आप जितने एक्सरसाइज कीजिएगा उतना बैलेंस तो ठीक होगा. जब चक्कर हो रहा है तब आप जाके एक्सरसाइज कीजिएगा, वो तो बात नहीं है, मगर एक्सरसाइज से ही बैलेंस सही हो सकता है. गिव अस 2 टिप्स डॉक्टर बिस्वास, Yep. जो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, ऐड करें या बदलें, तो हम लार्जली वर्टिगो से या फिर डिजीनेस से बच के रह सकते हैं. यस. एक नंबर चीज़ है रेगुलर डिसिप्लिन्ड रेगुलेटेड लाइफस्टाइल. ओके. अभी जो हम लोग देखते हैं ना, ये रात 3 बजे तक 4 बजे तक वही मोबाइल फ़ोन में स्क्रॉलिंग करता है, उसके बाद सोता है, ये करता है, आपको ना बॉडी को जो सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पूरा बिगड़ जाता है. दैट इज़ वन थिंग. ओके. That lifestyle has to change and you have to bring yourself back into your biological clock. So resetting the biological clock is necessary. What is a perfect biological clock? You have to sleep in time, have your food in time. You should have your dinner by say 7:30, 8 o'clock. Okay. Go to sleep by 10 o'clock. Okay. Get up in the morning at 5:30, 6 o'clock. Have 7 hours to 8 hours of sleep. Do your physical exercises, go for morning walks. If you are doing that, your brain gets more of oxygen, more of nutrition. Right. And then have your lunch in time, everything in time. So that is one part. ठीक है. Maintaining a proper lifestyle. Okay. The second thing, avoiding stress or managing stress. Okay. Because everybody is stressed now for some reason or other. Right. Everybody is running after schedules, after say targets. So that stress has to come down. Because if there is stress, you will have psychological disturbances. Right. And psychological disturbances very often manifest as a balance disorder. Right. So these things are extremely important. Right. And if there is a disease, that disease will have to be diagnosed and treated. वो तो जरूरी है. और मोबाइल स्क्रीन ओवर एक्सपोजर से भी क्या हमारा हम बैलेंस डिसऑर्डर की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, आपको अगर माइग्रेन डायथिसिस है, 14% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन को माइग्रेन डायथिसिस रहता है. Okay. उनको सब चक्कर, उनको सब ये नहीं होगा, माइग्रेन को सब मैनिफेस्टेशंस नहीं होगा. अंदर में माइग्रेन को जीन्स है इन 14% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन. इन लोग को अगर अपने सेंसरी स्टिमुलेशन ज़्यादा बढ़ाइएगा, ज़्यादा साउंड, ज़्यादा फ्लीटिंग इमेजेस, उनको माइंड को सिस्टम में कुछ ट्रिगर होता है. Okay. So that disturbs the body's internal milieu. Yeah. And that causes a lot of these problems. So we call it doom scrolling. Okay. So that is a term which is now in use. Yeah. And so that term itself will convey how you should change your your habit. And Dr. Biswas, you've explained it so beautifully that I can now understand कि doom scrolling क्या है. मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, उसमें फ्लीटिंग इमेजेस हैं, मेरी आँख और मेरे माइंड जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं. नाउ इट इज़ गोइंग टू ओवर एक्सपोजर ऑफ द स्क्रीन इज़ गोइंग टू ट्रिगर सम केमिकल सिक्रीशन और upset some chemical secretion which is going to maybe lead to anxiety or depression. Yes. or whatever, and that in turn can lead to balance disorder or one of these symptoms, vertigo or dizziness or unsteadiness. Very much so. And when I first heard the term doom scrolling, when I first heard the term, I tried to read it up from the internet. Isko kya, what does it mean? You know, one thing was written, which is very funny. I don't know how much true it is. It was written over there that doom scrolling means people have a habit of finding out from YouTube and other places some sadistic things. That means where some other people are having some sadness, and that stimulates certain places in their brain, and that is they will find out those things and read that more. Oh, very interesting. But this is something I don't know how much truth is there in it. Yeah, but in one of the things I had read. No, but that could be my right. point is that if you are finding that you are doing that, Yeah. stop it then and there. Yeah, but you know the thing is that it's beyond us now. It's beyond us. हाँ, हम scroll Yes. क्या कर रहे हैं? It may not be true. I don't know. I just read it somewhere, so I I'm just saying said it it's to you. beyond us because all these social media platforms अब जिस तरह से ये behave कर रहे हैं, हाँ. they are going to show us what we watch a little
for some time, they will populate our timelines with the same kind of content. So maybe see how elderly actually are getting so anxious and agitated क्योंकि उन्होंने एक अगर disturbing news देखी and they stopped at that news or information for more than 10 seconds or 15 seconds, their entire timeline will be full of those disturbing incidents. So they feel यही हो रहा है दुनिया में and then they become so anxious and all of that. So similarly happens with the young adults that if they have seen one depressing story, all that is going to come. So you're absolutely right, and that doom scrolling is actually having a lot of effect. आप कोई भी न्यूज़पेपर देखिए ना, न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज में क्या रहता है? Correct, yeah. Only bad things. Yeah. So Dr. Biswas, I think it was a very, very hopeful conversation. जिन लोगों को ऐसा लगता था कि चक्कर आना बहुत नॉर्मल है, जिन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर चक्कर आता है तो वो एक ही टाइप का चक्कर होता है, आज हमने बहुत अच्छे से जाना है कि वो 3 कैटेगरीज हैं और तीनों कैटेगरीज में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. और मेडिकल अटेंशन का मतलब ये है कि किसी भी किस्म का लाइट हेडेडनेस हो रही है या फिर स्पिनिंग हो रही है या फिर बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वी हैव टू गो टू अ न्यूरोओटोलॉजिस्ट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से जिसमें दवाएं कम हैं, वी हैव टू गेट इट एड्रेस्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वास फॉर हैविंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. My pleasure also. You gave me the opportunity of creating awareness whatever little we could do. Thank you very much. Thank you so much, the father of vertigo.